जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हैं, जिसमें हमारे बीच में नेहा सिंह आज़ाद हैं, बीर सिंह बौद्ध जी हैं, बीर सिंह गौतम जी हैं और हमारे डॉक्टर संजय बौद्ध जी हैं। ये डॉक्टर संजय बौद्ध जी हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी हमें चैनल पर कुछ विचार विमर्श करना होता है तो हमारे साथी हमें हमेशा तत्पर रहते हैं, आ जाते हैं। तो साथियों, आज हमारा मुद्दा रहेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कुछ ऐसी बात कह दी है जो कि समाज को परिवार नियोजन की बात होती है, उसको किस तरह से परिवार नियोजन समाज में करना है, तो उसी बात पे उन्हें संसद विधानसभा में बोला था। तो वो बात जो बोला था, सही बोला है, गलत बोला, क्या उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसी सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। और साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि कभी भी सवाल पूछा जाता है तो सरकार से पूछा जाता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। अगर जेडीयू से सवाल बनता है पूछने का तो प्रधानमंत्री से भी सवाल बनता है पूछने के लिए। तो सबसे पहले हमारे जो साथी हैं संजय जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपका चैनल बहुजन समय और तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर, आपको भी हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेहा सिंह जी, आपको भी हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद आपका। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर, आप लोगों से निवेदन है कि हम सवाल इस तरह से करें कि ताकि हमारा बात पूरा हो जाए, वीडियो ना बड़ा हो, तो शॉर्ट में आप लोग उत्तर दें ताकि हमारा सब सवाल हो जाए, ठीक है। तो मेरा सवाल पहला ये है कि अभी नीतीश कुमार ने बिहार में जाति गणना किया। जाति गणना के बाद उस जाति गणना में जो निष्कर्ष आया, परिणाम आया, उसको घोषित किया। घोषित करने के बाद उन्होंने 65% आरक्षण भी लागू कर दिया। एक मिनट सवाल सुन लीजिए, एक मिनट, पूरी बात कर देने दीजिए। तो 65% आरक्षण लागू कर दिया। अब मनुवादियों को लगा कि ये तो नीतीश कुमार हीरो बन जाएंगे, तो उन्होंने अपने तरफ न झाँक कर और नीतीश कुमार के सारे कमियां दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार गलत बोल दिया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों से मैं चाहूँगा कि क्या नीतीश कुमार सही बोले, गलत बोले, क्या उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए? संजय जी, आपका क्या प्रतिक्रिया है? मेरा एक्चुअली कहना ये है कि जो नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा है, तो निश्चित रूप से शब्दों का चयन ठीक नहीं था, क्योंकि हम एक मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शब्दों का चयन ठीक नहीं था। बट नीतीश कुमार जी का जो मंशा है वो ये मंशा नेगेटिव कहीं नहीं था कि महिलाओं का अपमान करें या ऐसे शब्दों को वे कहें, ऐसा इसके पीछे उनकी मंशा नहीं थी। बल्कि जो है फैमिली प्लानिंग की बात उन्होंने कही, जो कि हम कह सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग जो है आज की ज़रूरत है। और जहाँ तक मनुवादियों का सवाल है, बीजेपी का सवाल है, तो आप भली भांति आप जानते हैं, हमारा बहुजन समाज जानता है कि वो कैसे हमारी एक कमजोरी को मुद्दा बनाते हैं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल से तमाम बहुजन समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि यही मनुवादी थे जिन्होंने जो है लालू यादव के लिए जो चारा चोर का नारा दिया था, और उस समय बहुजन समाज उसको समझ नहीं पाया और उनके बहकावे में आ गया कि लालू वास्तव में चारा चोर है, और बहुजन समाज कहीं ना कहीं गुमराह हुआ और मनुवादियों का साथ दिया। लेकिन आज बहुजन समाज जग चुका है। आज इनकी जो हकीकत है वो बहुजन समाज जान रहा है कि ये कैसे किसी बात को ये जो है मैनिपुलेट करते हैं। अब जो एक बीजेपी के जो विधायक है, मैं आई थिंक उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो रो रही थी कि नीतीश कुमार ने तो महिलाओं का अपमान कर दिया, पता नहीं क्या कह दिया। लेकिन ऐसे मनुवादियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कानपुर का जो बीजेपी एमपी
कुलदीप सिंह सेंगर है बलात्कारी, जिसने एक लड़की का बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को जान से मरवाया। स्वामी जो है पूर्व बीजेपी मंत्री स्वामी चिन्मयानंद है। ब्रिजभूषण है, जिसने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। इसके बाद आप मणिपुर जाएंगे तो जो हमारी जो आदिवासी 5 महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट में हाथ डाले गए, तो इस पर बीजेपी के तमाम नेता या आरएसएस के लोग या कार्यकर्ता मौन क्यों थे? तो मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी भावनाओं में बह के शब्दों का सही चयन ना करके उन्होंने ये बात स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत बड़ा इशू बनाया जा सकता है। जी, क्या कहेंगे, क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उन्होंने जो उनका स्टेटमेंट था वो लैंग्वेज थोड़ी सी रूड थी। आशय उनका बहुत अच्छा था कि महिलाओं की शिक्षा, अगर शिक्षित महिला होंगी तो परिवार नियोजन की तरफ अपना वो ध्यान रखेंगी। उनका आशय सिर्फ इतना था, और इसका मुद्दा बना करके ये आरएसएस और बीजेपी ये खामखा की बकवास कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो जाति जनगणना से आरएसएस और मोदी जो घबराए हुए हैं ना, उसका नतीजा है ये, इसलिए उनका इस्तीफे की डिमांड हो रही है। दूसरी बात, जब से ये 9 साल में सत्ता में आए हैं, ये 9 साल की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इनके नेताओं ने क्या बोला था 22 में, दंगे कराए दिल्ली के, गोली मारो डैश डैश, ट्रंप को जाने दो, उन्होंने वो कपिल मिश्रा ने कि अभी तो ट्रंप पे जाने के बाद रास्ते हम खाली करवा लेंगे, जब इसका आंदोलन चला हुआ था सीएए का। और ये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, सलूट करता हूँ मुस्लिम बहनों को, जो बाबा साहब का फ़ोटो ले करके उन्होंने प्रोटेस्ट किए पूरे भारत में, और आपका वोट का अधिकार जो ना बचा लिया। नहीं तो वो सारा का सारा SC ST OBC के वोट का अधिकार छीनने की प्लानिंग थी। और इस सरकार को 24 में उखाड़ फेंकिए, नहीं तो आपका संविधान बचेगा नहीं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और आपको अभी कुछ डाउट है पत्रकार महोदय, 28 मई को पहलवान बहनों पर जो लाठियां पड़ रही थी, मैं वहीं था बारवारे बैरिगेट पर, और जो सिंघोल की स्थापना हुई है, सिंबॉलिक आपका लोकतंत्र खत्म कर चुके हैं, वो डिक्लेयर नहीं करेंगे कभी। सिंघोल रख दिया ना। अब भी देश की जनता की आंख ना खुलें। हम तो रोजाना लोगों को बताते हैं कि भैया आप गुलाम हो चुके हो। रवीश कुमार ने अपने प्रोग्राम में बोला था NDTV पे, इस्तीफा देने से पहले, क्या देश गुलाम हो चुका है? तो रवीश ने कहा था क्या हटा दीजिए। ठीक है, जितने बलात्कारी, जितने भ्रष्टाचारी बीजेपी में हैं, इतने किसी पार्टी में नहीं हैं। वो वॉशिंग मशीन है, झूठ की मशीन है। आरएसएस का संविधान में कभी विश्वास ही नहीं रहा। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब के पुतले फूंके और संविधान की कॉपियों में आग लगाई थी, और ये कहा था कि संविधान हमारे किसी काम का नहीं है। आज 90% देश के बहुजन लोगों से मेरी गुजारिश है, संविधान बचाने के लिए किसी भी बीजेपी आरएसएस के कैंडिडेट को 24 में वोट ना दे, अगर देश का लोकतंत्र और संविधान बचाना है तो। नेहा सिंह जी, आप बताएं, आप तो महिला हैं, आपको तो अपमानित नीतीश कुमार ने तो कर दिया है। देखिए, किसने कहा कि हम अपमानित हुए हैं? किसने कहा कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने जो कहा वो क्या कहते हैं कि अपमान हुई है महिलाएं? हम बिल्कुल नहीं मानते कि वो महिलाओं का अपमान हुआ है। उन्होंने देखिए ठेठ भाषा में बताया है। सिर्फ बिहार की जो जनता है, आज भी जो घरेलू महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, वो तो इस चीज को समझ रही हैं। आपने देखा कि जो पटना का विश्वविद्यालय था, मगध महिला कॉलेज का वीडियो भी देखा मैंने, उसमें स्टूडेंट साफ बोल रही हैं कि मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम अपमानित हो। ऑफेंडेड उनका जो कंट्रोवर्सी ये चलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो महिलाओं को ठेठ भाषा में समझाया गया है। और अगर इस्तीफा देने की बात है तो मैं बोल रही हूँ कि ब्रिजभूषण आज भी भाजपा में है, और ये कुलदीप सेंगर जो बलात्कारी सांसद है, और मनोज तिवारी जो इस पर विवाद बना रहे हैं,
उनके गानों को आप देखिए, उनके जो भोजपुरी भाषा में जो वो बोलते हैं, लहंगा उठा के, चुन्नी और बेबी बियर पी के नाचेगी, क्या वो महिलाओं का अपमान नहीं होता? क्या बेबी बियर पी के नाचेगी? क्या ये लड़कियां, क्या बिहार के युवा लड़कियां, महिलाओं पे क्या असर पड़ेगा? तो ऐसे गाने भोजपुरी भाषा का, और उन्होंने सिर्फ ठेठ भाषा में ये समझाया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को बताया है कि कैसे पॉपुलेशन रेशियो और हमारा जो ये सारी चीज़ें हैं कि फैमिली प्लानिंग महिलाओं को कैसे करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इससे पहले भी आप देखिए कि अभी रमेश सिंह बिदूड़ी ने कैसे कटमुल्ले मुल्ले जो ये थे सांसद, पार्लियामेंट में दानिश अली, हाँ जी, दानिश अली जी को कैसे कहा था कि आतंकवादी, कटमुल्ले और मुल्ले, और तो ये इनका इस्तीफा कौन मांगेगा? क्या जब मणिपुर में लड़कियों को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा था, उनके वेजाइना में उंगली डाली जा रही थी, बलात्कार किया जा रहा था, तब पीएम को या मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने वाली विरोधी और सारे अपोजिशन पार्टीज और कहाँ गई थी हमारी देश की सरकार? तब मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा लोगों ने? तो इस्तीफा देने का तो कोई बात नहीं बनती। और उन्होंने ठेठ भाषा में सिंपल लैंग्वेज जो बोलते हैं कि औरतों को समझ आए, एक साधारण महिला भी, जो घरेलू महिला भी है, खेत में काम करने वाली, घर में काम करने वाली, और हमारी जो पढ़ी लिखी आईएएस आईपीएस सब जानते हैं इस चीज़ को, और खुले तौर पर उन्होंने ये बात कही है ताकि बिहार का विकास हो सके। विकास, आज आप देखते हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। हमें नहीं पता मोदी जी का विकास कहाँ है। मोदी जी विकास की बात करते हैं, हमें तो नहीं पता कि विकास कहाँ है। अब बिहार में या अन्य राज्यों में जो कुछ और काम सरकारें कर रही हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें भी आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे उनके ऐसे बयानों पर, तो मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा देना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, और यही खुलकर बात ऐसी होनी चाहिए ताकि आम जनता भी समझ सके कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। आप जैसे महिलाओं को अपमानित नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे नहीं लगता महिलाओं को अपमानित किया है। उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की गई है कि अगर ये हो जाएगा तो प्रेगनेंसी ना हो। इस चीज़ को समझनी चाहिए कि आप पहले पढ़े लिखें, फिर बच्चे पैदा करें, और एक लिमिट होनी चाहिए इन चीज़ों की भी, क्योंकि आज ना इस देश की सरकार शिक्षा दे पा रही है, ना स्वास्थ्य दे पा रही है, ना रोजगार दे पा रही है, और वहीं बहुजन का बच्चा हो गया और वो छोटी जाति में पैदा हो गया तो वो अपमानित ही होगा इस देश में। और आपको भी पता है कि आज भी अगर हम बहुजन समाज से हैं और अगर हम पढ़ लिख गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस देश पर, इस देश के जातिवाद पर गर्व होगा, और बहुजन होने पर, मूल निवासी इस देश का, कभी इस देश में रहने पर गर्व कर पाएगा। मान्यवर, मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है देश के 90% लोगों से, 24 का इलेक्शन का एजेंडा होना चाहिए मनुस्मृति वर्सेस संविधान, मंडल वर्सेस कमंडल। और इस इंडिया गठबंधन से भी मेरी गुजारिश है कि वो मंडल पर ज़्यादा काम करें, और भाई चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन में लें, बहन जी को भी लें, उनको सम्मानित सीटें दें। अगर आपके अंदर सोशल जस्टिस की जरा सी भी समझ है या आपकी नीयत ठीक है, तो हमारे नेताओं को जो ना कॉल करें इंडिया गठबंधन में, और उनको सम्मानित सीटें दे करके अगले चुनाव की तैयारी करें। नहीं तो आपका इंडिया गठबंधन किसी काम का नहीं है जब तक हम बहुजनों का भागीदारी नहीं होगी। मैं अगला सवाल पूछूंगा संजय जी कि बीजेपी की जितने नेता हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जब वे बिहार में गए थे तो सारे नेता उनके चरणों में गिरे थे। तो वो जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि महिलाएं जो हैं जिसके मांग में सिंदूर नहीं वो खाली प्लाट है, तो एक खाली प्लाट का क्या मतलब होता है? अब एक्चुअली ये तो बाबा है नहीं, जितने बाबा हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं ये सब बलात्कारी हैं। इनका हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो सिंदूर नहीं लगाती महिलाएं, या नहीं लगा, जब अनमैरिड है तो नेचुरली वो नहीं लगाएगी, तो खाली प्लाट है। खाली प्लाट में जब जैसे मर्जी आ जाओ। हाँ, तो इसका मतलब ये खाली प्लाट है, कोई भी वहाँ चांस अपना देख सकता है, आजमा सकता है, डोरा डाल सकता है। तो ये जो एक संत जिसको कहते हैं या महात्मा, ये ऐसे संत महात्माओं का भाषा तो नहीं होता है। तो ये संत महात्मा या बाबा नहीं है, ये बलात्कारी हैं, ये समाज के भेड़िए हैं, ये जो है शेर का खाल पहनकर जो है समाज को गुमराह कर रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, बहू बेटियां हैं, उनको
जो है ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, उनको पहचानने की ज़रूरत है कि जो बाबा ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है वो बाबा कहाँ है, वो तो बलात्कारी है। तो मेरा ये मानना है कि धीरेंद्र शास्त्री जिसने जो कहा ये पहली बार नहीं कहा, जितने इनके बाबा हैं जो हिंदू धर्म के बाबा ढोंगी पाखंडी, इनकी भाषा ऐसी ही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों को मैं कहूँगा कि वे जो है इस बात को समझे, जाने, जागृत हो, इन बाबाओं का जो है बहिष्कार करें, इनके किसी भी कार्यक्रम में, सत्संग में ना जाएं। बस यही आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुजन समाज को संदेश देना चाहूँगा। सर आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार का शर्म नहीं आ रही है, तो क्या मोदी जी धीरेंद्र शास्त्री के बारे में कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री को खुद शर्म आनी चाहिए। इनके जितने भी बलात्कारी नेता हैं उनके बारे में आज तक बोले हैं? 9 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिवाय मन की बात? झूठिस्तान रेडियो चलता है 24 घंटे। आप मुझे एक काम बताइए, आप तो पत्रकार हैं, 9 साल में मुझे ये बताइए संविधान के मुताबिक कौन सा काम किया है? हर एक का मैं जवाब दूंगा। देश को गुमराह किया गया है धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर। 9 साल में और किया ही क्या है? महंगाई चरम सीमा पे है, आपका स्वास्थ्य खत्म, शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म। कहाँ गए वो वादे कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा? बहुत हुई महंगाई की मार अब के मोदी सरकार। मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। क्या क्या याद दिलाएं आपको? झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। अब मौका है 90% जनता इकट्ठा होकर के अपने नुमाइंदे सही चुने, जिनके ऊपर कोई मुकदमे ना हो, जिनका चरित्र साफ सुथरा हो। ठीक है जी, ये है बात। नेहा जी आप तो महिला हैं, आपको तो पर्ची खोलते हैं ना धीरेंद्र शास्त्री जी, आपको तो उनके चरणों में जाना चाहिए। मोदी जी को भेज दो उनके चरणों में। जी मुझे तो, मैं नहीं मानती बिल्कुल भी उनको कोई बाबा नहीं। वो 25-26 साल का एक जवान है जिसको इन्होंने बाबा बना दिया है। वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। और मेरे जैसी अगर पढ़ी लिखी लड़कियां उसके चरणों में जाएंगी तो हमारे कोई शौक नहीं है अपनी इज्जत लुटवाने का, अपने घर अपना समाज को बदनामी कराने का। हम कदापि नहीं जाएंगे ऐसे बाबाओं के चक्कर में। और ना ही हम बहुजन समाज की महिलाओं को सलाह देते हैं कि इनसे बचकर रहिए, ना इनके कार्यक्रमों में जाइए, ना इनके समारोह में जाइए। पढ़िए लिखिए और बाबा साहेब ने जो बुद्ध का रास्ता दिखाया वो रास्ता अपनाइए। जो महिलाओं को खाली प्लॉट बोल रहा है, जो ये महिलाओं को कि जिसके सिंदूर नहीं है और वो उनको खाली प्लॉट बोल रहा है, वो कैसा बाबा है? वो तो अपमान है। अपमान, उससे ज्यादा अपमान तो एक ही है। नीतीश कुमार को आप बोल रहे हो कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, उससे ज्यादा अपमान तो आप ये कर रहा है, ये बाबा महिलाओं को अपमान कर रहा है। तो ऐसे लोगों से, और जो ये भाजपा की नेता है, बांसुरी स्वराज जी ने कहा है कि जो विधायक जो बोला है विधानसभा में नीतीश जी ने, ये अक्षम्य पाप है। आप कौन होते हो किसी के पापों को क्षमा करने वाले? आप क्या भगवान के बैठे हो क्या? ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए आप ही लोग हो। उन्होंने कहा है कि ये अक्षम्य पाप है जो नीतीश जी ने कहा है, भाजपा की नेता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब मणिपुर में जो हुआ वो आपने नहीं देखा, तब आप कितना बोले थे? तब आपने उन बेटियों के बारे में क्यों नहीं बोला? तब क्यों नहीं आपने कहा कि अक्षम्य पाप है और मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें? तो ये चीजें, प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा तब? तो ये सारी चीजें हैं। और एक अमेरिकी सिंगर ने भी अभी कहा है कि वो वायरल इसीलिए हुई थी, वो अमेरिकी सिंगर जो है उसने कहा है कि बिहार की किसी महिला को, साहसी महिला को आगे आना चाहिए और अपनी ये बिहार की मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए आगे आना चाहिए। तो क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो मोदी जी की भक्त है। वो वायरल भी तभी हुई थी, चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि उसने मोदी जी के पैर छुए थे। अमेरिका के सिंगर है, उसने भी ये बात बोली है। तो सब विपक्ष जो है अपनी रोटियां सेक रहा है और कुछ बात नहीं है इसमें। नहीं तो हमें नहीं लगता कि विपक्ष या विदेशियों को भी इस मामले में बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की राजनीति है और हम अगर यहाँ बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाहरी तत्वों को इन चीज़ों में, और वो भी जो मोदी भक्त हैं, उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हमारा देश है और हम अपने देश के लिए भला बुरा अच्छी तरह, हमारे बाबा साहेब हमें संविधान दे के गए हैं, हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे अच्छे नेता हैं अभी भी इस देश में जो इस देश को चला सकते हैं। संजय जी आप ये बताएं, क्या बीजेपी के लोग दूध के धुले हैं, उनसे कोई गलती होता ही नहीं, या जो नीतीश कुमार जो आरक्षण के बारे में इतना खुल के आया है और पूरा देश उनका वाह वाह कर रहा है, क्या उससे ये डर गए हैं इसलिए ऐसा उनका खुल्ली उड़ा रहे हैं? क्या आपके ये राजनीति
इनके इसमें राजनीति नज़र आए, क्या आपको लग रहा है कि जो इतना बौन मचा रखे हैं? ये टोटल राजनीति है और राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इससे पहले जब बिहार में जनगणना जब नीतीश जी करवा रहे थे, उसका भी इन्होंने विरोध किया था और फाइनली हाई कोर्ट के माध्यम से उन्होंने स्टे भी लगवाया था। 2011 में जनगणना हुई थी, उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसको छुपा कर रखा आंकड़े को। इनको पता है कि यदि जनगणना होगी तो सच्चाई सामने आएगी, SC ST OBC के लोगों की संख्या बढ़ी है, 75 साल की आज़ादी में काफ़ी बढ़ी है, बल्कि इनकी संख्या कम हुई है। और ये बात लगभग 40-45 साल पहले माननीय कांशीराम साहब जी ने कहा था कि इस देश में बहुजन 85% है। और जो भी जनगणना अभी बिहार में हुआ, हो सकता है इन फ्यूचर दूसरे राज्यों में भी हो, बट जनगणना होगी तो ये आंकड़े लगभग यही आएंगे कि बहुजन समाज 85 से 90% है। इसलिए ये भागते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग जागेंगे, जब लोग जागेंगे तो फिर भागीदारी की बात होगी, और जब भागीदारी की बात होगी तो ऑटोमेटिक एक आंदोलन बनेगा। जो मंडल का मंडल हुआ था, ये पार्ट 2 चलेगा। इसलिए इन्होंने विरोध किया और विरोध करने के लिए ये मौका ढूंढते हैं। और ये जो इनके तमाम जो नेता और जो कार्यकर्ता हैं, जो नीतीश बाबू के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से मैनिपुलेट है। ये 2024 का डर इनको सता रहा है। अदरवाइज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने कौन सी ऐसी बात कह दी जिसके वजह से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है? ना नीतीश कुमार ने बलात्कार किया, ना किसी बलात्कारी का समर्थन किया, ना बलात्कार की बात कही। उन्होंने फैमिली प्लानिंग की बात कही, जिसमें शब्दों का चयन ठीक नहीं था, इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी बहुजन समाज को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। 2024 में एकदम ताल ठोककर, सीना ठोककर भाजपा को हराना है, पूरे देश से उखाड़ कर फेंकना है। अब रही बात इनके नेताओं की, आप करें, आप सर्वे करा लो या कोई जो है फोरेंसिक जांच करा लो, कोई टेस्ट करा लो, इनके नेता 100 में 90% बलात्कारी मिलेंगे। जितने इनके साधु संत हैं जो हिंदू आइडियोलॉजी को मानते हैं, 100 में 90 बलात्कारी मिलेंगे। अब जैसे आपने अभी पूछा था कि मोदी जी कह रहे कि भाई नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना मणिपुर की हुई और उस पर तुम एक शब्द नहीं बोले, तो शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि पहली बार अनपढ़ प्रधानमंत्री मिला है, जो RSS का दलाल है, RSS का एजेंट है और RSS की विचारधारा को चरणबद्ध तरीके से इस देश में लागू कर रहा है। नीतीश कुमार ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसके वजह से इस्तीफा मांगा जाए या बहुजन इनके हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि बहुजन समाज को सतर्क रहना है। 2024 में इनको इस देश से उखाड़ कर फेंकना है। सर, आपको नीतीश से कहीं गलती नहीं नज़र आ रही है? अभी नीतीश कुमार ने जीतन मांझी को कहा कि हमने मुख्यमंत्री बना दिया, इसको बोलने का शऊर नहीं है, इस तरह से उनको लज्जित कर रहे हैं। नीतीश के अंदर आपको कोई कमी नहीं नज़र आ रही है? मैं आपके इस क्वेश्चन को पे ना बोल के मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी धर्म संसद हुई है इस RSS की, उसके अंदर क्या क्या गंद बोला गया है। और आजकल तो सुपारी बाबा हो गए हैं, वो जो ना किसी को 25 करोड़ की सुपारी दे रहे हैं, किसी को 10 करोड़ की, माँ के गर्दन काट लाओ, स्वामी प्रसाद मौर्य की 25 करोड़ ले जाओ, प्रोफेसर रतनलाल को रोज़ाना 2-2 इंच काटूंगा मैं। ये जितने भी इनके हैं धर्म के ठेकेदार हैं, ये सारे के सारे उग्रवादी भाषा बोलते हैं। जितने इनकी धर्म संसद हुई हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, पता नहीं इन्होंने क्या क्या गंद बकवास की है, वो सारे जेलों के अंदर होने चाहिए। सारे देशद्रोही हैं। ठीक है जी। नहीं, तो मेरा सवाल तो उत्तर नहीं दिए। क्या नीतीश के अंदर बहुजन के आइडियोलॉजी उनके अंदर है? उनके अंदर आइडियोलॉजी है, जभी तो ये जाति जनगणना करवाई है, आर्थिक जनगणना भी करवाई है। मैं सलूट करता हूँ नीतीश जी को। ये पूरे देश में होनी चाहिए और सबके संसाधन, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। आज़ादी के बाद एक वोट में समानता आई है, जबकि बाकी चीज़ें भी बंटनी चाहिए थी हर अनुपात में, स्टेट वाइज। ठीक है, हर एक जगह हिस्सा मिले, हर एक बहुजन को मिले। 10% लोग 90% लोगों का हिस्सा खाए बैठे हैं, इनसे छीनना पड़ेगा। क्या कहेंगे नेहा जी? अब नीतीश कुमार की अंदर कोई कमी आपको नज़र नहीं आ रही? अभी जीतन राम मांझी को क्या क्या कहा कि ये हमने मुख्यमंत्री बना दिया, उनको बोलने का सेंस नहीं है। तो इस तरह से क्या जीतन राम मांझी को ये इस तरह से नीतीश कुमार को बोलना चाहिए? देखिए, मैं इस बारे में यही कहूँगी कि
अब वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो अपनी वो बात वो बोल रहे हैं, वो विधानसभा में बात रखी है उन्होंने, जो भी है वो उनका अपना व्यक्तिगत वो है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और भाषा की मर्यादा जो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मर्यादा पार की है शब्दों की, या शब्दों का चयन ठीक नहीं था। वो सबको समझाने के लिए बात कही है और सही कही है। और रही बात इस्तीफे की, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। और ये जो सरकार, संसद में कोई भी, मैं बोल रही हूँ, कोई भी दूध का धुला नहीं है, पवित्र नहीं है। पवित्रता का सर्टिफिकेट यहाँ नहीं दे रहे। आप अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से कोई विधानसभा, लोकसभा पहुँचता है, संसद तक पहुँचता है, तो आप किसी को सर्टिफिकेट देने वाले, या ये मोदी सरकार सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हैं। और रही बात इन चीज़ों की, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी चीज़ गलत कही है। जी सर, मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा, क्या नीतीश कुमार पगला गए हैं जो ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं? क्या उनका मानसिक इलाज कराने की ज़रूरत है? नीतीश कुमार जी ना तो पगलाए हैं, ना उनका मानसिक इलाज कराने की ज़रूरत है। बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 24 में हार दिखाई दे रहा है, इसलिए कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो भी फैमिली प्लानिंग की बात कहे, उसमें जो रिजल्ट आया है, जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है। यहाँ तक कि स्कूल में जो लड़कियाँ जाती हैं उनको साइकिल दिया गया बिहार सरकार की तरफ से। तो लड़कियाँ जब पढ़ी हैं पिछले 10 सालों में, उसका रिजल्ट जब आया है, तो नीतीश कुमार जी उस पर थोड़ा जो है खुश नज़र आए। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा खुश थे, इसलिए खुशी का जो पल था उसमें बह गए होंगे, इसलिए कुछ ऐसे शब्दों का चयन कर लिया। अदरवाइज़ ना तो पगलाए हैं, ना उनको इलाज की ज़रूरत है। इलाज बीजेपी के नेताओं को इलाज की ज़रूरत है, और इनका समय आ गया है। 2024 के बाद ये बीजेपी के तमाम नेता आगरा के पागल खाने में दिखेंगे, नहीं तो झारखंड में, रांची में काके हैं वहाँ दिखेंगे, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि 2024 में हार दिख रही, इसलिए अभी से परेशान हैं। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पगला गए हैं ये नीतीश कुमार जी, इनके इलाज की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? इलाज की ज़रूरत है आरएसएस और बीजेपी वालों को। अभी वाराणसी में 2 या 3 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है सामूहिक, उनको नंगा घुमाया गया है। किसके कार्य क्षेत्र में? हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र में, वाराणसी जो यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर। पता है इसका मतलब आपको? ये कितने बड़े शर्म की बात है। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, खुद तो गलत काम करेंगे, औरों पे उंगलियां उठाएंगे, इन्हें अपने गलत काम नज़र नहीं आते। ये देश विरोधी है आरएसएस। आरएसएस का इतिहास अगर सही जानना है तो शमसुल इस्लाम साहब के और प्रोफेसर तल्लाल के 4-5 डिस्कशन अम्बेडकर नामा पे पढ़े हैं, आप लोगों की आंख खुल जाएंगी ये आरएसएस क्या है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में। और ये जो आवाज़, ये राहुल और प्रियंका भी जो ना अपने आप को जो ना बड़े बन रहे हैं, आरएसएस की जननी ही जो ना कांग्रेस है। मैंने लास्ट इलेक्शन में भी बोला था 2019 में कि दोनों बहन भाई संविधान की किताब हाथ में ले लो और घूम जाओ पूरे देश में कि हम संविधान के साथ हैं। हम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, गिरजाघर भी जाएंगे। लेकिन मोदी जी इनको दोनों धर्म की आड़ में फंसा लेते हैं। ये सिर्फ एक जगह फंस सकते हैं, आप इनको संविधान के दायरे में फंसाइए कि ये गैर संवैधानिक काम करते ही आरएसएस। आप संविधान के साथ रहिए, इंडिया गठबंधन से गुजारिश है मेरी। क्या कहेंगे नेहा जी, नीतीश कुमार जी को इलाज की ज़रूरत है, बीजेपी वाले कह रहे हैं पगला गए हैं? इलाज की ज़रूरत तो इन भाजपाइयों की है जो बलात्कारी हैं, जिनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, जो गंदी मानसिकता, अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है, अपने जो बलात्कार है जो ये करते हैं, इनका कौन इलाज करेगा? आप मुझे ये बताइए ना, बलात्कारियों का इलाज कौन करेगा? उन्हें कौन सज़ा दिलाएगा? अगर नीतीश कुमार को इलाज की ज़रूरत है तो इन भाजपाइयों का इलाज कौन करेगा? तो ये तो सारी कंट्रोवर्सी सिर्फ बनाई जा रही है। मैं अगर हिसाब लेने पर आऊँ ना इस सरकार से, एक नागरिक होने के नाते भी, अब तो मैं अपोजिशन में हूँ, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में हूँ, अगर मैं एक भारत की महिला और नागरिक होने पर भी हिसाब मांगने के आऊँ ना, तो इस सरकार को हिसाब देना होगा, क्योंकि हम ये हमारा राइट बनता है, और मैं इस देश की मूल निवासी हूँ। और ये जो इलाज की बात कर रहे हैं ना, इलाज तो इस सरकार को इलाज की ज़रूरत है, जो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी आने वाले चुनावों में करेगी। सर, लास्ट सवाल रहेगा सर कि क्या नीतीश कुमार
एक अम्बेडकरवादी हैं या मनुवादी हैं? आपको क्या लगता है उनके व्यवहार से, उनके कार्यशैली से? उनके कार्यशैली से कहीं नहीं लगता है कि वो मनुवादी हैं, और क्योंकि जो भी उन्होंने अपने शासनकाल में काम किया है तो 100% तो किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का काम नहीं कहा जा सकता है कि 100% सही है, लेकिन जहाँ तक उन्होंने काम किया है तो एक बहुजन मुख्यमंत्री के तौर पर यदि देखा जाए। आपको रुकूंगा सर, आप बिहार से आते हैं तो बिहार हो तो अच्छी तरह आपको मालूम है, इसलिए आपसे पूछा है सवाल। हाँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, काम के आधार पे हम कह सकते हैं कि वो अम्बेडकरवादी बेशक होंगे नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मनुवादी तो नहीं है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है। अब शुरू में बीजेपी के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई थी। अब पॉलिटिक्स में आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन रीसेंट जो उन्होंने काम किया है, या जैसे सर्वे का काम हो, या फिर आरक्षण जो उन्होंने बढ़ाया है 65%, इसकी बात की जाए, या जो जो टीचर्स में जो उन्होंने बहाली की, जिसको शिक्षा मित्र कहते हैं, उसमें हर गांव में कम से कम 20-25 जो जो बेरोजगार जो पढ़े लिखे लोग थे उनको शिक्षा मित्र में लगाया। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो है वो मनुवादी नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुजन विचारधारा उनके अंदर है, और बहुजन की जो समस्याएं हैं वो भी जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरीके से इस देश में मनुवादी तांडव कर रहे हैं उनके साथ वो भी करते, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने समय को देख लिया, बहुजन समाज को देख लिया, मनुवादियों के साथ रह के उनके चाल चरित्र को भी देख लिया, इसलिए लास्ट में वो जो है शेरे बिहार माननीय लालू सिंह यादव जी के साथ है। और ये बहुजन समाज के लिए एक अच्छी बात है कि जब दोनों साथ हैं, हर स्टेट में जो है SC ST OBC के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको साथ में आना चाहिए, और बिहार ही नहीं बल्कि हर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार बने, और आरक्षण 65 और 75 नहीं 85% की बात हो, पूरे देश में आरक्षण 85% लागू हो। यही बेल्जियम मॉडल है, क्योंकि बेल्जियम दुनिया का सबसे उन्नत देश है, यूरोप में है, और वहाँ भी यही सिस्टम है। जितना जो वहाँ 3 कम्युनिटी के लोग हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, और जो है डच हैं, जितनी पॉपुलेशन उनकी है उतना आरक्षण वहाँ मिला हुआ है। जी, आप क्या कहेंगे नीतीश के बारे में? नीतीश इंडिया के संयोजक थे, तो ये जो कार्यशैली उन्होंने कहा कि सारा किया धराया मिट्टी में मिल गया, अब क्या ये वो संयोजक में होंगे कि नहीं, क्या आपको लग रहा है? ये काम उन्होंने अच्छा किया है, उनको सलूट। दूसरी बात में आपको अब बार बार घुमा फिरा के एक ही जगह रुके हुए हैं। मोदी जी का एक नारा याद दिलाता हूँ, मेरी सरकार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आखिरी पायदान के आदमी तक मेरी सरकार की नज़र है। हमारी एक बहन बैठी है, आज शायद उसको 78वां दिन होगा, DU आर्ट फैकल्टी के अब धरने में, रितु सिंह, वो नज़र नहीं आई। बहुजनों के ऊपर कितने ही अत्याचार हो जाएं, वो मोदी जी को नज़र आज तक ना आए हैं, ना आगे आएंगे। ऊना कांड लगा लो, कुछ कोई भी कांड लगा लो, और उसमें हर जगह मुलजिम RSS के होते हैं। RSS, बजरंग दल, जितने इनकी भी ये सेना है, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे के सारे ये बहुजनों के दुश्मन यही हैं। और 131 जो हमारे वहाँ बैठे हैं, उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि अपने बाबा साहब के तुम रिजर्व सीट से गए हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो तुम जाओ ना जनरल सीट से। जाते हैं जीत के रिजर्व सीट से, काम करते हैं मनुवाद का। उनसे भी गुजारिश है कि वो रास्ते पाएँ। क्या कहेंगे नेहा जी, अब जो है नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगी नीतीश कुमार जी को बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और ऐसे ही कटाक्ष करना चाहिए, और ऐसे ही मुखर रूप से बोलना चाहिए, मुखर होके बोलना चाहिए, ताकि इस देश की सरकार को, महिलाओं को, और ये विधानसभा में ये बात बोली गई है ना कि आम जनता के बीच, तो आपस में जो बातें होती हैं, आपने देखा कि कैसे उस रमेश भिदुड़ी ने कैसे बोला था, वो चीज़ भी देखी जनता ने, और ये चीज़ भी देखी। आप ही दोनों में समानता देख लीजिए कि भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी है, इधर और उधर। जो सही जजमेंट करने वाला है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इस चीज़ को, जो सही मानवतावादी बात करेगा, वो जजमेंट कर लेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। और मैं आखिरी में मैं बस यही बोलूँगी बहुजन समाज की महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को, कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो आज हम दिल्ली में बैठे हैं और भीम आर्मी से हम जुड़े हैं, तो मेरी बहुजन समाज की महिलाएं जो वंचित वर्ग की हैं, जो अभी भी नहीं जुड़ पाई हैं, संगठित नहीं हो पाई हैं, वो किस समय का और किस परिस्थिति का वेट कर रही हैं।
किस चीज का इंतजार वो कर रही है? जहाँ ये भाजपा सरकार संविधान खत्म करने की बात कर रही है, संविधान बदलने की बात कर रही है, आप लोग कहाँ हो, कहाँ सोए हुए हो? आपके नेता, आपकी पार्टियां, आपके संगठन है, उनसे आप क्यों नहीं जुड़ रहे हो? सवाल मेरा ये है, आज मेरा सवाल ये है इस दिल्ली से, इस देश की जनता से, आप आइए, जुड़िए। भीम आर्मी आपके घर घर तक पहुंच रही है, लेकिन आप क्यों सोए हुए हो ये मुझे नहीं पता। किस समय का इंतजार है? मैं तो हाथ जोड़ूंगी, अपनी बहनों को यही कहूंगी, अपने देश के लोगों को, अपने समाज को यही कहूंगी कि आइए बहुजन जुड़िए और हमारे इस देश बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद आप तीनों से कि आप लोगों ने हमारे चैनल पे आए। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करने के लिए। तो साथियों, आप सब तीनों भाइयों, अपने मेहमान को आपको जय भीम। तो ये हमारे तीनों मेहमान थे, इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं, और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? आज हम इसीलिए विश्लेषण करने में आए थे, क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यही निकल के आया कि नीतीश सर को मुंह तोड़ जवाब देना बीजेपी को, क्योंकि बहुजन समाज की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और पूरे धमक के साथ आप बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि उनको पता लगे कि बहुजन की आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। आगे मैं आपसे यही विनती करूंगा कि यदि हमारे लोगों का काम, इन हमारे साथियों का विचार अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि हमारा काम पसंद है तो आप जहां सब्सक्राइब है उसके साथ में ज्वाइन बटन है, उसको दबाएं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली।